नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गौरव फुल है और मैंने आयुर्वेदिक सर्जरी में मास्टर्स किया हुआ है। आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा वो है घर बैठे मर्म चिकित्सा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जीवन अमृत, जो कि एक ग्लोबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया कि आप सबसे रूबरू होने का। क्योंकि ये एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो आज हम बात करेंगे जनरल पब्लिक के लिए कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या-क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि मर्म विज्ञान क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और तो मर्म विज्ञान बहुत ही पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति है, जो कि आयुर्वेद की एक अभिन्न अंग है और वेदों के समय से चला आ रहा है। सबसे पहले ऋग्वेद में 2 शब्द आए हैं जिनसे ये पता चलता था कि मर्म अपने मर्म बिंदुओं को बचाने के लिए हमें सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करना चाहिए। अथर्ववेद में पहली बार मर्म शब्द का प्रयोग आया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये विज्ञान वेदों के काल से चला आ रहा है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेद सबसे पुरानी हमारे पास जो उपलब्ध साहित्य है वो वेद है। उससे पहले कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं था संसार में। तो ये इतनी प्राचीन चिकित्सा विधि है कि प्राचीनतम विज्ञान है और पिछले कुछ दशकों में इसका प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इससे बहुत ही अप्रत्याशित लाभ हमें मिलते हैं, बहुत ही आशुकारी चिकित्सा होती है और आयुर्वेद में इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। जबकि ये पहले से काफ़ी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, परंतु पहले काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में ज्ञान होता था। अभी इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। इवन जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, फ़ॉरेनर्स हैं, उनका भी काफ़ी रुझान हुआ है इस तरफ, क्योंकि कभी-कभी ये ऐसी बीमारियों में भी हमारे लिए फ़ायदा पहुँचा देती है जब दवाइयों से उनका इलाज होना संभव नहीं हो पाता। तो ये तो था मर्म विज्ञान के इतिहास के बारे में। दूसरा, मर्म को सीधे तौर पे समझने के लिए मैं कुछ हमारी जो शास्त्र हैं, हमारी पौराणिक कथाएँ हैं, उनसे कुछ 2-3 एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ। जैसे कि रामायण में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो विभीषण ने उन्हें बताया था कि इसके प्राण जो है नाभि में रहते हैं और जब उन्होंने नाभि पे प्रहार किया तो एकदम से रावण की मृत्यु हो गई थी। जिससे कि पता चलता है कि नाभि में प्राणों का अधिष्ठान रहता है और नाभि एक हमारा इम्पोर्टेंट मर्म पॉइंट है। उसी तरह महाभारत में जब श्री कृष्ण भगवान के पाँव के तलवे में बाण लग गया था, तो तल हृदय मर्म वहाँ पर रहता है। उसकी इंजरी की वजह से उन्होंने अपने देह त्याग कर दी थी। जब भीम ने दुर्योधन का वध किया था, तो उसने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी। तो जांघ के बीच में एक उर्वी मर्म रहता है, जो कि एक सिरा मर्म है, मतलब ब्लड वेसल होती है वहाँ पे। और उस पे इंजरी होने से आयुर्वेद में कहा गया कि बहुत ज़्यादा रक्त का बहाव होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। तो दुर्योधन जो है करीबन 48 घंटे तक तड़पने के बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी तरह श्रवण कुमार का अगर हम देखेंगे तो श्रवण कुमार के वक्षमर्म पे बाण लग गया था राजा दशरथ का, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इन सभी से पता चलता है कि मर्म की कितनी इम्पोर्टेंस रही है पहले से, और रामायण महाभारत के समय से भी इसका ज्ञान उपलब्ध है हमारे शास्त्रों में। तो इसके बाद हम आते हैं कि बेसिकली मर्म है क्या। तो मर्म का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कोई गूढ़ रहस्य, रहस्यमय चीज। और आयुर्वेद में कहा गया है, आचार्य सुश्रुत जो कि फादर ऑफ सर्जरी भी जिनको कहा जाता है, उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा एक इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उन्होंने बताया है कि मर्म होते हैं मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि। मतलब कि हमारे जो मसल्स होती हैं, डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं और लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, उन सब के जो कॉन्जुगेशन पॉइंट्स होते हैं, जंक्शन होते हैं, उनको मर्म कहा जाता है। उन्होंने कहा है तेषु स्वभावताए प्राणातिष्ठन्ति। तो तेषु स्वभावताए प्राणातिष्ठन्ति मतलब जहाँ पर स्वभाव से ही प्राणों का अधिष्ठान रहता है। तो इससे पता चलता है कि मर्म बिंदु कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वहाँ पर प्राण रहते हैं। और आयुर्वेद में 12 प्राणों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि सत्व रज तम, जो कि मानसिक गुण भी जिनको कहा जाता है, मानसिक दोष, और अग्नि सोम वायु, पंच इंद्रियां जो हमारी हैं, और भूतात्मा जो आत्मा है, उन सबको मिलाकर प्राण बनते हैं। तो इन प्राणों का अधिष्ठान मर्मों पे स्वाभाविक तौर से ही रहता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया कि मारयंती इति मर्माणी। मतलब अगर इन पे जोर का आघात हो जाएगा, कोई कोई इस पे ट्रॉमा हो जाएगा, तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए मर्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है आयुर्वेद में। और इवन फादर ऑफ सर्जरी जो आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि
सर्जरी का जिस भी इंसान को सर्जरी करनी है तो उसकी हाफ नॉलेज जो है वो मर्म विज्ञान पे निर्भर करती है। अगर उसको मर्म का पता है तभी वो सर्जरी कर सकता है, नहीं तो वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो इससे पता चलता है आयुर्वेद में इसका कितना महत्व दिया गया है इस चीज़ को। और अब आते हैं कि मर्म चिकित्सा क्या होती है। मर्म चिकित्सा का मतलब होता है कि मर्म बिंदुओं को अगर परिभाषा की बात करें तो उपचार की दृष्टि से शरीर के निर्दिष्ट स्थानों को एक निश्चित समय में एक निश्चित विधि से जब हम प्रेरित करते हैं तो उसको मर्म चिकित्सा कहते हैं। तो निश्चित स्थान क्या हुए? मर्म बिंदु। तो आयुर्वेद में 107 मर्म बिंदुओं का वर्णन किया गया है, मतलब 107 पॉइंट हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिनको हम मर्म स्थान कहते हैं। और जो तमिल ट्रेडिशन है साउथ इंडिया में, वहाँ पर 365 मर्म स्थान बताए गए हैं जिनका वर्णन किया गया है और उनको हम चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं जिस विषय में बात करूंगा वो 107 मर्म पॉइंट्स की बात करूंगा जो कि आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो एक तो ये हो गया कि चिकित्सा के मर्म चिकित्सा बोलते किसको है। अब आता है मर्म चिकित्सा करते कैसे हैं। तो मर्म चिकित्सा करने के लिए दोस्तों दो तरह के तरीके होते हैं। एक होता है जिसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और एक होता है जिसमें हम दवा का इस्तेमाल नहीं करते। तो जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो तरीके सारे जो हैं वो एक चिकित्सक ही कर सकता है। मतलब जो मर्म चिकित्सा में निपुण होगा वो उसके बारे में चिकित्सा कर सकता है। और उसमें कई तरह के मेथड्स अपनाए जाते हैं जिसमें कि कभी कभी हम कुछ तेलों या घी, जो मेडिकेटेड घी होते हैं या तेल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं मर्म बिंदुओं को प्रेरित करने के लिए। कभी कुछ ड्राई पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हर्बल पाउडर्स होते हैं। कुछ लेप का यूज़ किया जाता है मर्म बिंदुओं के ऊपर। जैसे कि पुराने समय में आपने देखा कि बहुत सारे युद्ध होते थे, वॉर्स होती थी जहाँ पर तीर कमान यूज़ होते थे, भाले यूज़ होते थे। तो अक्सर जो वॉरियर्स होते थे इंजर्ड हो जाते थे वॉर के टाइम, परंतु अगले ही दिन उन्हें फिर से लड़ने जाना होता था। तो वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो पाते थे? मर्म चिकित्सा एक बहुत ही उपयोगी चिकित्सा होती थी उस समय भी। तो कई तरह के डिफरेंट लेप आयुर्वेद में बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता था। उन लेपों को मर्म पॉइंट्स पे लगा दिया जाता था जिससे कि एकदम से उनके वुंड जो है हील हो जाते थे और उनमें नई ऊर्जा आ जाती थी अगले दिन फिर से युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए। तो इस तरह से कई तरीके रहते हैं। इसके अलावा धारा, मतलब कि हम कुछ मेडिकेटेड तेलों को वहाँ पे एक धार की तरह, पानी की धार की तरह लगातार मर्म बिंदु पे गिराते रहते हैं जिससे कि मर्म चिकित्सा करने में उपयोगी होती है जो। और कभी-कभी हम इसके साथ कुछ औषधियाँ भी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं जिसका यूज़ करते हैं। तो ये सारे तरीके तो चिकित्सक ही कर सकता है। तो उसके लिए तो आपको किसी आयुर्वेद चिकित्सक से मिलके आप उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ तरीके होते हैं जहाँ पर हम दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दवाई का इस्तेमाल नहीं करते मतलब कि जैसे कि हम अपने हैंड से प्रेशर देकर, दबाव देकर भी मर्म बिंदुओं को प्रेरित कर सकते हैं, जिसको कि प्रेशर टेक्निक बोलते हैं, पीड़न चिकित्सा बोलते हैं। एक तरीका होता है प्राणिक हीलिंग करने का। प्राणिक हीलिंग भी वही कर सकता है जो बहुत लंबे समय से मेडिटेशन कर रहा हो, जिसके अंदर प्राणिक ऊर्जा बहुत अधिक हो, वो कर सकते हैं। और कुछ तरीके होते हैं मर्म वेदन करने के, तो उनके ऊपर ना जाते हुए मैं आज बात करूंगा प्रेशर टेक्निक की। कि कैसे हम मर्म बिंदु को प्रेरित कर सकते हैं प्रेशर देकर। और सेल्फ मर्म थेरेपी की, मतलब कि घर में हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कैसे हम मर्म विज्ञान का फायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगा कि मर्म से होता क्या है बेसिकली। मर्म पॉइंट जो होते हैं बॉडी में वो एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि वो चैनल्स हैं या विंडोज़ हैं जिससे कि हमारी आउटर फिजिकल बॉडी हमारी इनर बॉडी से जुड़ती है। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमें रीड करना है, ट्रीट करना है, तो मर्म बिंदु हमारे लिए बिल्कुल सही तरीका है, बिकॉज़ उनका कनेक्शन रहता है इनर सोल के साथ, इनर बॉडी के साथ। और मर्म बिंदुओं के द्वारा नई ऊर्जा का प्रवहन होता है हमारे शरीर में। मर्म विज्ञान जो है, मर्म चिकित्सा जब हम करते हैं तो ये वात दोष को नियंत्रित करती है। वात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोष बताया गया है आयुर्वेद में। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है मर्म चिकित्सा। तो जब हम मर्म को सही तरीके से प्रेरित करते हैं तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो कंट्रोल में रहता है, उस पर नियंत्रण रहता है और उसका सुचारू रूप से चालन हो पाता है। मतलब वो सही तरीके से अपना काम करता है। तो जितने भी हमारे नर्वाइन डिसऑर्डर्स हैं, शरीर में डिफरेंट तरह की दर्दें होती हैं और बीमारियाँ होती हैं, उनसे हमें बचाया जा सकता है। और हमारे शरीर में कैपेसिटी होती है कि वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकता है हमारा शरीर, जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा जो सन्यासी लोग होते हैं, योगी होते हैं, वो लोग बहुत कम दवाई खाते हैं, दवाई का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो कैसे अपना अपने आप को ठीक रखते हैं?
उनका शरीर खुद ब खुद ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता रहता है, वो अपनी प्राणिक एनर्जी को इतना अच्छा बना लेते हैं कि उसके थ्रू उनकी हीलिंग होती रहती है, और वो बहुत कम समय में उनको दवाइयों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मर्म चिकित्सा के थ्रू हम बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं हीलिंग करने के लिए। बॉडी अपने आप को सेल्फ हील कर पाती है, खुद ब खुद ऐसे केमिकल्स को रिलीज़ करती है, जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स भी कभी-कभी बोलते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन्स होते हैं। तो जिससे हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारी ऊर्जा बनी रहती है और हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। तो वो सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं जब हम सही तरीके से मर्म चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जो षट चक्र होते हैं शरीर में, 6 प्रकार के चक्र बताए गए हैं, उनको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए भी मर्म चिकित्सा एक बहुत ही उपयोगी तरीका है, स्टिमुलेट करने के लिए। आयुर्वेद के 2 मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं। पहला स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब टू मेंटेन द हेल्थ, और दूसरा है रोगी की चिकित्सा करना। तो दोनों ही लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मर्म चिकित्सा कारगर होती है। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो करेंगे पहले लक्ष्य के बारे में, स्वास्थ्य की रक्षा करने के बारे में, कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं मर्म चिकित्सा के द्वारा। तो जब हम मर्म चिकित्सा को सही तरह से यूज़ करते हैं तो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है, और सामाजिक स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है। मतलब हम हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और स्ट्रेस में नहीं रहते। हमारी इम्यूनिटी अच्छा काम करती है, ऊर्जा बनी रहती है। तो इस तरह से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो सेल्फ मर्म थेरेपी के बारे में आज जिस विषय पर मैं बात करूँगा वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। मतलब हमारा नाक से लेकर और हमारे लंग्स तक की जो पूरा एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन श्वसन तंत्र। तो ये बेसिकली 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या-क्या आता है? हमारे नाक से शुरू होकर जो हमारी नेज़ल कैविटी है, इसके पीछे हमारा गले वाला हिस्सा, मतलब हमारा फेरिंक्स, जो नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स दोनों आते हैं इसमें। उसके नीचे लैरिंक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स भी जिसको बोलते हैं, और एक एपिग्लॉटिस होता है। तो ये सारा जो है ये श्वसन तंत्र का ऊपर का हिस्सा है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो सांस की नलियाँ होती हैं, और फेफड़े होते हैं, लंग्स। तो इनको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं, लोगों को कॉमन कोल्ड, जुकाम, सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है, या साइनस की बीमारी हो जाती है, साइनोसाइटिस जिसको बोलते हैं। उसी तरह से फेरेंजाइटिस हो जाता है, गला बहुत खराब हो जाता है, गले में दर्द होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, हल्का बुखार आता है, उस तरह से। कभी कभी ये बहुत बढ़ जाता है तो फिर टॉन्सिलाइटिस, बहुत तेज बुखार, इस तरह के लक्षण भी आने लगते हैं। कई लोगों को बार-बार छींकें आती रहती हैं, जब भी सीज़न चेंज होता है ज़ुकाम हो जाता है। तो ये सारे जो हैं, साइनोसाइटिस होता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, जैसे-जैसे दिन बढ़ता है सर दर्द बढ़ता जाता है, या ऐसा लगता है जैसे नाक बिल्कुल बंद है, सूँघने की शक्ति कम हो जाती है, या कई लोगों का नाक बहता रहता है बार-बार, आवाज़ चेंज हो जाती है थोड़ी उसकी वजह से। तो इस तरह के जितने भी कॉमनली हमें फीचर मिलते हैं, ये सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आते हैं। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? या ऐसे जैसे आप जानते हैं कि जिन लोगों को एलर्जीज़ की दिक्कत रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं, नासा के अंदर सूजन आ जाती है जिसमें बहुत छींकें आती रहती है, जैसे ही टाइम चेंज होता है, दिन के एक पर्टिकुलर टाइम में जब सर्दी का टाइम होता है या सीज़नल चेंजेज़ होते हैं, तो एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। कई लोगों को सुबह उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती है, बहुत छींकें आती हैं। कई तरह की सिट्राज़ीन, लिवोसिट्राज़ीन इस तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं, कभी-कभी स्टेरॉइड्स भी लेते रहते हैं। परंतु पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते। जब तक दवाई खाते हैं ठीक रहते हैं, फिर से सीज़न चेंज होता है, फिर से सर्दी होती है, फिर से उनको वही दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इन सब से बचा कैसे जाए? इसी तरह एक अस्थमा की बीमारी है, जिन लोगों को अस्थमा का अटैक होता है, तो एकदम से सीज़नल चेंजेज़ पे उनको भी बहुत दिक्कत रहती है, तो साँस लेने में तकलीफ़ बनी रहती है। तो इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हम मर्म चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शरीर में 107 मर्म बिंदु रहते हैं। तो 107 मर्म बिंदु कैसे होते हैं हमारे शरीर में? हमारे 11 मर्म बिंदु जो है आर्म में रहते हैं, मतलब हमारी शाखा में रहते हैं, अपर लिम्ब में। तो 11 राइट साइड में, 11 लेफ्ट साइड में, और उसी तरह 11-11 राइट और लेफ्ट लेग में होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 44 मर्म हमारे लिम्ब्स में रहते हैं। 12 मर्म जो है हमारे चेस्ट और एब्डोमेन में रहते हैं, मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी जो है हमारा, उस पे रहते हैं। और 14 मर्म जो है हमारे पृष्ठ पे रहते हैं, मतलब बैक साइड ऑफ द मिडल मिडल टॉर्सो जो हमारा है, उस पे रहते हैं। और 37 मर्म इससे ऊपर जो हमारी ये पसली होती है, जिसको क्लेविकल बोलते हैं, बोन होती है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, या ऊर्ध्व जत्रुगत भाग, इसको जत्रु भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर रीजन।
तो जो यहाँ पे मर्म होते हैं वो 37 होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 44, 12, 14 और 37 कुल मिलाकर 107 मर्म होते हैं। तो इनमें से जो मर्म बिंदु रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मर्म है दोस्तों फण मर्म। ये जो हमारे नाक के नथुने होते हैं ये एलानेजाई, इसको जब हम ऐसे फील करते हैं, लिटिल फिंगर से अगर आप फील करेंगे तो ऐसे यहाँ सेंटर में इसके अंदर की तरफ यहाँ देखें लिटिल फिंगर से, तो गड्ढे से महसूस होंगे आपको, बोन का एक डिप्रेशन सा फील होगा यहाँ पर फण मर्म रहता है। तो इस पे हम इसको स्टिमुलेट कैसे करते हैं, दोनों हाथों को यहाँ चिन पे रख लेते हैं, इस तरह मुट्ठी को बंद कर लेते हैं और यहाँ पे इसको छोटी उंगली को लगाते हैं दोनों तरफ से। तो जब इसको हम लगाएंगे, इसको पीछे और बीच की तरफ, मतलब पोस्टेरो पीछे की तरफ और सेंटर की तरफ, इस तरह से हम इसको प्रेशर देंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर प्रेशर देंगे, फिर रिलीज करेंगे, प्रेशर देंगे, रिलीज करेंगे। इस तरह से हम 15 से 18 बार इसको करते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि देसी गाय का घी ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं थोड़ा, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत दिक्कत रहती है उनको, या बार बार जुकाम होता है, तो वहाँ पर नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नारियल का तेल एक बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक होता है, एंटी हिस्टामिनिक होता है। तो उसको हम यहाँ पर लगाते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से दोनों उंगली से इसको इस तरह से मसाज करते हैं 2 से 5 मिनट के लिए। तो ये हमारा दोस्तों फर्ण मर्म होता है, जिससे जहाँ से शुरुआत होती है हमारी नेजल कैविटी की। हमारी बॉडी में देखिए खुद ही नाक के अंदर कुछ बाल रहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, मतलब थोड़ा चिकनाहट रहती है। उसके बाद हमारी जो सांस की नलियाँ होती है उसमें भी हल्के हल्के विलाइज होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, मतलब बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया जाता है तो ये उसको रोक लेती है वहाँ पर। तो जब हम तेल का इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो ये एंट्री पॉइंट पे ही उनको रोकते हैं और इस इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, एक दूसरा इसके बाद जो मर्म होता है वो होता है श्रृंगाटक मर्म। श्रृंगाटक मर्म का जो पोजीशन बताई गई है आयुर्वेद में, वो बताई गई है नासा के अंदर डीप में जाकर, जहां पर कहा गया है कि आंख, कान, नाक और जिह्वा, इन चारों की नसें मिलती हैं, मतलब इन चारों का कंट्रोल होता है उस मर्म से। और ऐसा कहा गया है कि जब हम नाक में तेल डालते हैं, एक विधि होती है आयुर्वेद में जिसको नस्य बोलते हैं, नस्य चिकित्सा बोलते हैं, उसको जब तेल को हम डालते हैं तो वो तेल डायरेक्टली जाकर श्रृंगाटक मर्म को स्नेहन देता है, उसको अपलावित करता है, मतलब उससे उसको नरिशमेंट मिलती है, और जिससे कि ये सारी इन चारों की बीमारियां जो हैं वो ठीक रहती हैं। और आयुर्वेद में कहा गया कि जो नाक है वो सिर का द्वार है, मतलब जितने भी सिर की बीमारियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए नाक में दवा डालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो नशे जो है वो तो चिकित्सक की देखरेख में ही हो सकता है, वही एडवाइस कर सकते हैं, परंतु हम घर में क्या कर सकते हैं, घर में हम ये जो जैसे मैंने आपको बताया जिसको बहुत ज़्यादा छींके आती है कुछ है, वो नारियल का तेल लेकर या फिर गाय का घी लेकर दोनों नाक में इस तरह से इसको ऊपर कर कर पीछे सर करके अपना इस तरह से, और दो दो बूंद दोनों तरफ नाक में डालेंगे हर रोज, प्रेफरेबली रात के समय, और सुबह उठते ही डाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिमर्श नस्य, मतलब जो हम डेली तौर पे कर सकते हैं और जिससे कोई नुकसान नहीं होता शरीर में। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, इस तरह से हम श्रृंगाटक मर्म को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और बाहर से हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल जो नाक का बेस होता है, दोनों आइस के बीच में ये वाला हिस्सा, नाक का बेस, यहाँ पे हम इसको ऐसे दोनों हाथ और अंगूठे के बीच में, उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरह से दबाते हैं, आइस को बंद कर देते हैं, और इसको आप थोड़ा प्रेशर देके दबाएंगे, रिलीज कर देंगे, दबाएंगे, रिलीज कर देंगे, आंखें बंद रखेंगे, और इसको देखेंगे। जब आप इसको लगातार 2 मिनट तक करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक रिलैक्स हो जाएगा ये बिल्कुल यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका क्या है, जो हमारी नाक का ये वाला हिस्सा है, हड्डी वाला हिस्सा, यहाँ पे 2 उंगलियां रखेंगे इस तरह से दोनों तरफ, जहाँ पे हमारी दूसरी उंगली खत्म होती है ये, अगर हम ऐसे समझ लिए सामने देख रहे हैं तो सामने देखते हैं जो हमारी पुतली के बिल्कुल नीचे वाला, ये वाला, यहाँ पर हमारा श्रृंगाटक मर्म रहता है दोनों तरफ। तो इसको हम इस तरह से पीछे की तरफ दबा के स्टिमुलेट कर सकते हैं। जब हमारा नाक बंद होता है बहुत, तो जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो आप देखोगे कि नाक के पीछे से आपके गले में आने लगेगा, पोस्ट नेजल ड्रिप जिसको हम बोलते हैं। तो जो साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे साइनसिस क्या होते हैं, हमारी हड्डी के बीच में कुछ जगहें होती हैं, खाली स्थान होते हैं, जिनको साइनस बोलते हैं। जब उसकी सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल पाती और ब्लॉक हो जाती है तो उसको साइनोसाइटिस कहा जाता है, मतलब उसके अंदर वो जम जाता है, रेशा जम जाता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो वो रेशा बाहर निकलता है और गले में आ जाता है।
और इस तरह से हमारे साइनस खुलने लगते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी ठीक होने लग जाती है। इसी तरह जो अगला मर्म पॉइंट है वो है हमारा आवर्त मर्म। आवर्त मर्म कहाँ रहता है? जो हमारे आईब्रोज हैं दोनों, आईब्रोज के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर के ऊपर के हिस्से में, यहाँ पर अगर हम इस तरह से अपनी हड्डी को दबाकर देखें तो हड्डी का जो ये वाला, जो ये आई ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के ऊपर वाला हिस्सा जो है हड्डी का, यहाँ पर आवर्त मर्म रहता है। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए आइदर हम इस तरह से कर सकते हैं दोनों को एक साथ में, परंतु इस तरह करना थोड़ा मुश्किल होता है खुद। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को स्टिमुलेट करेंगे। तो जैसे हमें अगर लेफ्ट साइड का अपना स्टिमुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड को लेंगे और इसको यहाँ रख लेंगे और इसको बिल्कुल आईब्रोज के सेंटर में यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे इसको यहाँ पे प्रेशर देंगे और छोड़ देंगे, प्रेशर देंगे और छोड़ देंगे, प्रेशर देंगे, छोड़ देंगे। इसको 0.8 सेकंड के लिए हमें दबाना है। हमारी एक हार्ट बीट जो होती है, कार्डियक साइकिल जिसको बोलते हैं, वो 0.8 सेकंड की होती है। तो 0.8 सेकंड के लिए दबाना है इसको। और जब हम इसको दबाते हैं तो नॉर्मली हम सांस छोड़ते हैं, और जब अ, दबाव हटाते हैं तो सांस अंदर खींचते हैं। तो इस तरह से हम, जैसे हम लेफ्ट साइड का ऐसे करेंगे और राइट साइड का करना होगा, तो अगेन इस तरह से करके हम इसको ऊपर की तरफ, जो प्रेशर रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा मर्म है जिसको कि बोलते हैं आवर्त मर्म। तो अभी तक फण मर्म, श्रृंगाटक मर्म जिसके यहाँ पर भी कर सकते हैं, और आपका आवर्त मर्म। तो ये तीन मर्म जो है हमारे मुख्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ट्रीट करने के लिए काम आते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, जुकाम रहता है, या बार बार कॉमन कोल्ड होता है, एलर्जीज रहती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेली इनको दिन में 2 बार कम से कम करना है, और एक बार में 15 से 20 बार आपको इनको स्टिमुलेट करना है, सभी मर्म पॉइंट्स को। और जब अगर दबाव नहीं दे सकते हैं, किसी किसी को ज़्यादा दर्द रहती है, तो हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का घी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कभी कभी हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। जैसे ब्लॉकेज होती है तो हम अलग दवाई यूज़ करते हैं, ज़्यादा छींक आती है तो हम अलग दवाई यूज़ करते हैं, परंतु वो आपको चिकित्सक की निगरानी में ही करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप घर पे ये कर सकते हैं। नारियल का तेल एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास, जिसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो सिंपली तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जब हमें ज़्यादा जमा रहता है, हमारा ये साइनसेस ब्लॉक रहते हैं जब, तो हम यूजुअली जैसे तिल का तेल ज़्यादा अच्छा रहेगा उस समय। और जब ज़्यादा छींकें आ रही हैं, एलर्जी ज़्यादा हो रही है, नाक बह रहा है, तो नारियल का तेल ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। उसी तरह जब हम थोड़ा-सा और नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने जो ये वाला हिस्सा होता है, जहाँ जहाँ हमारी गर्दन खत्म होती है, यहाँ पर, यहाँ देखेंगे जब हड्डी शुरू होती है, तो आप थोड़ा-सा नीचे आएँ तो यहाँ पर एक उभार-सा फ़ील होगा आपको, अपनी हड्डी प्रोमिनेंट सी फ़ील होएगी यहाँ पे। यहाँ पे 2 जो हमारी ये स्टर्नम होती है, सेंट्रल बोन होती है, इसके 2 पार्ट आके मिलते हैं यहाँ पर। इसको एंगल ऑफ लुईस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये जो हिस्सा है। ये जो हिस्सा है, ये लैंडमार्क होता है जहाँ से हमारी जो सांस की नली होती है, ट्रैकिया होता है, ये जाकर डाइवर्ट होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड के ब्रोंकस में, मतलब कि सांस की नलियों में डिवीजन होता है यहाँ पे। तो इस पॉइंट के दोनों तरफ यहाँ पे जो हमारी पसलियों के बीच की जगह है, इंटरकोस्टल स्पेस जिसको बोलते हैं, यहाँ पर रहता है हमारा अपस्तंभ मर्म। अपस्तंभ, ये मर्म क्या काम करता है, इसमें टेक्स्ट में लिखा गया है कि इससे वायु का वहन होता है। तो जो हम सांस लेते हैं वो सांस की नलियों से यहाँ से जाता है, तो दोनों सांस की नलियां जो है यहाँ पर इनकी पोजीशन रहती है। एंगल ऑफ लुईस इसको बोलते हैं। एंगल ऑफ लुईस के दोनों तरफ जो हमारी इंटरकोस्टल स्पेस है, दोनों पसलियों के बीच की जो जगह है, वहां पर ये मर्म रहता है यहाँ पर। तो इसको हम स्टिमुलेट करते हैं। अपना स्टिमुलेट करना, थोड़ा सा आप इसको दबाव देके इस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हो, इंडेक्स फिंगर से अंदर की तरफ, और छोड़ सकते हो। परंतु बेहतर ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे हम मसाज की टेक्निक इस्तेमाल करें। जिन लोगों को सांस की दिक्कत रहती है, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस होता रहता है, बार बार खांसी होती रहती है, अस्थमा के पेशेंट में सांस की नलियां सिकुड़ जाती है, जैसे ही वो सोते हैं तो उन्हें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे टाइम उनको उठ के बैठना पड़ता है, खिड़की के पास जाना पड़ता है, तो उनको सांस आती है। तो इसमें आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जब पेशेंट बैठता है तो उसको सांस बेहतर तरीके से आती है, जब लेटता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो ऐसी कंडीशंस होती हैं, बच्चे होते हैं जिनको बार बार निमोनिया हो रहा है, बार बार छाती जाम हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है, बहुत खांसी बनी रहती है, तो उनमें हम क्या करते हैं, इन दोनों मर्म बिंदुओं पर आप तिल का तेल लेंगे, तिल के तेल को गर्म कर लें, थोड़ा आधा कटोरी तिल का तेल ले लें, उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद उसमें सेंधा नमक मिलाना है। सेंधा नमक मिलाकर उसको मिक्स कर देना है, और उसके बाद उस तेल को लेकर इन दोनों जगह पे, और इवन यहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर उसको उसकी मालिश करेंगे, उसकी मालिश करेंगे
सर्कुलर वे में ऐसे गोल गोल तरीके से करके यहाँ दोनों जगह जो ये हमारा पॉइंट है एंगल ऑफ लुइस, इसके दोनों तरफ यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर आप उसको मालिश करोगे 2 से 5 मिनट तक। तो जब पेशेंट को सोना होता है या जब आराम करने लगते हैं तो उस समय हम इसकी मालिश करते हैं। उसके बाद उसको भाप देते हैं तो और भी अच्छा है। भाप के लिए हम उसमें अजवाइन डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं। तो उससे जब हम भाप देते हैं तो उससे भी सांस की नलियाँ जो है खुलती हैं। तो जो अंदर ब्लॉक हुआ होता है हमारा फ्लैग जिसको बोलते हैं, या जो स्पुटम होता है हमारा, वो बाहर निकल जाता है, सिक्रीशंस बाहर निकल जाते हैं, तो आराम मिल जाता है पेशेंट को। और जो म्यूकस होता है वो फंस जाता है एक्चुअली अस्थमा के पेशेंट्स में, वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है नलियाँ, तो गाढ़ा स्राव हो जाता है वहाँ पे। जब हम स्टीम लेते हैं और इसको मसाज करते हैं, तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं, सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, तो इमीडिएटली वो एक तो ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, मतलब सांस की नलियों को खोलने का काम करता है। दूसरा वो जो सिक्रीशंस होती हैं ब्लॉक हुई हुई, उनको पतला कर देता है, जो कि इमीडिएटली बाहर आने लगती हैं, और पेशेंट जब उसको बाहर निकालता है तो उसको रिलीफ हो जाता है, सांस अच्छे से आने लगती है। तो जिन पेशेंट्स में अस्थमा की दिक्कत रहती है, बार बार खांसी होती है, छोटे बच्चों को दिक्कत होती है, तो रूटीन में भी जब जब सीजन चेंज होता है या सर्दी का टाइम आने लगता है, तो इसको हम रूटीन में यूज करेंगे तो हम बच सकते हैं उन सारी बीमारियों से। नाक में तेल डालना है और ये जो जो मर्म बिंदु मैंने आपको बताए, इन सबको इस्तेमाल करके हम उससे बच सकते हैं। तो यहाँ तक का जो पॉइंट था वो था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। इसके बाद फटाफट से, क्योंकि टाइम की कमी है, मैं दो मर्म बिंदु आपको बताता हूँ जो कि हमारे चेस्ट लंग्स को हेल्दी रखने के काम आते हैं, और जितने भी सांस की बीमारियां उनमें हेल्पफुल होते हैं। तो उसमें जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तो इसमें भी सांस की दिक्कत रहती है। तो इसमें भी जो मर्म बिंदु हमारे लाभ के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ये दो मर्म बिंदु बाजू पे होते हैं। इसको लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी क्रीज रहती है, एल्बो क्रीज, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये एक लाइन बनती है यहाँ पे। इस लाइन से अगर हम एक बीच से एक रेखा खींच दें ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये जो मिड लाइन बनती है, इस लाइन पर या इस रेखा से 3 उंगल ऊपर, यहाँ पर, मतलब ये सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पे, इसको हल्का सा मोड़ लेंगे बाजू को, और इसको अंगूठे से नॉर्मली हम दबाव देते हैं, इस तरह अंगूठा रख लेते हैं और इसको दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं। जब आप दबाएंगे तो आपकी एल्बो थोड़ी सी ये कोहनी जो है मुड़ेगी। ठीक है, देखिए इस तरह से, क्यों यहाँ पे एक मसल रहती है जिसको बाइसेप्स ब्रैकियाई बोलते हैं। तो ये आणी मर्म है, ये वाला जो है 3 उंगलों पर, आणी मर्म बोलते हैं इसको। ये हमारी चेस्ट को हेल्दी रखने के लिए, लंग्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, पूरे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद इसी बिंदु से 4 अंगुल और ऊपर, इसी लाइन में जो हमने मिड लाइन खींची थी, इसी लाइन में अंदर की तरफ 3 उंगल पे आणिमर्म रहता है। इसके बाद 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल ऊपर और चले जाएंगे तो इसी मिड लाइन पे यहाँ पर आपका पूर्वी मर्म रहता है। तो इसको भी अगेन इस तरह अंगूठा रखकर हम स्टिमुलेट कर सकते हैं इस तरह से। इसमें दबाव जो रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, यहाँ पे प्रेशर इसका नीचे की साइड जाएगा। इस तरह अंगूठा रखेंगे और ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे। यहाँ पर थोड़ा हल्का दबाना है, क्योंकि ये सिरा मर्म है, मतलब यहाँ पे वेसल होती है। अगर आप इसको जोर से दबाएंगे तो बहुत दर्द होगा और इंजरी भी हो सकती है। तो इसको हल्के हाथ से दबाना है, उतना जितना आप बर्दाश्त कर सकें। तो इसको अगेन इस तरह से दबा के दबाएंगे, रिलीज करेंगे। तो 20 बार हम इसको दबाएंगे और रिलीज करेंगे। कितनी देर के लिए करेंगे? 0.8 सेकंड के लिए। तो एक बार अगर हम फटाफट से, तो ये दो मर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे चेस्ट के ठीक रखने के लिए, और जितने भी दिक्कतें होती है इससे उनको ठीक रखने के लिए। तो ये एक लंबा टॉपिक है, पर जितने समय में हम इसको कवर कर सकते थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो एक बार अगर फिर से हम बात करें तो कौन कौन से मर्म हम इस्तेमाल करेंगे? फण मर्म, उसके बाद श्रृंगाटक मर्म ये वाला, और यहाँ पर दोनों तरफ, उसके बाद ये आपका जो है आवर्त मर्म दोनों, और उसके बाद हमारा एंगल ऑफ लुइस, इसके दोनों तरफ यहाँ पर आपका अपस्तंभ मर्म, और उसके बाद ये आणी और पूर्वी मर्म। तो ये सारे मर्म बिंदु जो हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा दो मर्म और होते हैं जो कि यहाँ चेस्ट पे होते हैं, जो निपल्स होते हैं, निपल से 2 उंगल ऊपर और 2 उंगल नीचे। ये दो मर्म होते हैं जिनको बोलते हैं स्तन रोहित और स्तन मूल। तो इनको भी हम इसके साथ जोड़ के यूज कर सकते हैं। तो ये सारे मर्म बिंदु हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होते हैं। तो जितने भी लोगों को ये सारी दिक्कतें बार बार बनी रहती है, वो इन मर्म बिंदुओं को लगातार प्रयोग करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, बहुत अच्छे से ठीक ठाक रह सकते हैं। जब भी सीजन चेंज होता है आप इसको करना शुरू करें, और इस तरह से आप बच सकते हैं इन सारी बीमारियों से। इसके अलावा आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके नियर बाय किसी से मिलकर उसकी दवाइयों के बारे में पूछ सकते हैं, तो इस तरह से आप बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं। तो परमानेंट क्योर की बात करें
तो ये जितनी भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स है, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, फिर उसके अलावा जो अस्थमा की दिक्कत है, मॉडर्न मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में आपके लिए हेल्पफुल रहती है, फ़ायदा। परंतु अगर बोलें संपूर्ण इलाज, उससे संभव नहीं हो पाता इन बीमारियों में। जब तक आप दवाई लेते हैं, तब तक आप ठीक रहते हैं। जब-जब सीज़न चेंज होगा या जब भी थोड़ा दवाई बंद करेंगे, तो आपको फिर से दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप इसको पूर्णतः ट्रीट करना चाहते हैं, तो आयुर्वेद के पास इसका सॉल्यूशन है। तो आप अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलके इसका इलाज करें। और मर्म विज्ञान के विषय में अगर आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करने की। और क्योंकि ये बहुत कम समय था, तो इ इसमें इतना जानना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप और अच्छे से इसको देखना चाहें या समझना चाहें, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, जो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर इनके बारे में और डिटेल्स में जान सकते हैं, प्रॉपर्ली इनको स्टिमुलेट करने का तरीका, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा। और जो लोग चिकित्सक हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो अगर और पढ़ना चाहें इस विषय के बारे में, तो मेरी 2 पुस्तकें हैं इसके ऊपर, मर्म चिकित्सा के ऊपर, इंग्लिश वर्ज़न में भी और हिंदी वर्ज़न में भी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और चौखंबा में भी अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं एक बार पुनः थैंक यू करना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जीवन अमृत को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का और अपनी नॉलेज को शेयर करने का। तो दोस्तों, मर्म चिकित्सा को अपनाइए, ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको हम जब घर-घर में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और